आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे राह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा तिरंगा यात्रा की भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने सेना के बादामी बाग कैंट में जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। वहीं जवानों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत के दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को भी खूब खरी खोटी सुनाई और बताया कि उसके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहाँ खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू होती है। श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA की निगरानी में लिया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में तिरंगा यात्राओं का दौर तेज हो गया। जम्मू कश्मीर के लाल चौक में भी नजारा देशभक्ति वाला नजर आया। यहाँ लोग काफी जोश में दिखाई दिए और उन्होंने सेना की तारीफ की। वहीं पहलगाम से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं, जहाँ लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया और कहा कि ये मामला पहले से ही हाई कोर्ट में चल रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर टिप्पणी की कि आप अखबार के पहले पन्ने पर आने के लिए प्रचार वाली ऐसी याचिकाएं दायर न करें। वैसे विजय शाह ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर FIR पर रोक लगाने की मांग की, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। उधर इसी मामले की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई और इसमें दर्ज FIR की ड्राफ्टिंग पर सवाल उठाए। यूपी के लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी तुर्की का विरोध किया। यहां ऑल इंडिया शिया मरकजी चांद कमेटी के सदस्य जुटे और उन्होंने तुर्की मुर्दाबाद के बैनर दिखाए, साथ ही नारेबाजी की। इन सभी ने तुर्की की ओर से आतंकवाद को समर्थन दिए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में शामिल रहे जांबाज K9 डॉग रोलो को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इतना ही नहीं, CRF महानिदेशक ने रोलो को मरणोपरांत DG कमेंडेशन डिस्क सम्मान देने की घोषणा भी की। इससे पहले ऑपरेशन में शामिल डॉगी रोलो ने जवानों को IED से बचाने के लिए सर्चिंग में काफी मदद की थी। इस दौरान मधुमक्खियों के एक झुंड ने अचानक रोलो पर हमला कर दिया, जिससे रोलो की जान चली गई। मुंबई के चेंबूर में कुछ युवकों को सड़क पर कार से स्टंट करना महंगा पड़ गया। दरअसल पुलिस ने इन तीनों युवकों को पकड़ लिया। इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये युवक चलती कार की खिड़की से बाहर निकलकर हाथ लहराते और दूसरे स्टंट करते दिखाई दिए थे। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर भोपाल एम्स के एक स्टूडेंट की मौत से जुड़ी है। पुणे के आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज यानी कि AFMC के हॉस्टल में एक स्टूडेंट का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। बताया जा रहा है कि वो भोपाल एम्स का छात्र था और वो AFMC के एक कार्यक्रम में भाग लेने आया था। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। वहीं भोपाल एम्स का कहना है कि वो डिप्रेशन से जूझ रहा था और उसका इलाज चल रहा था। ऐसे में जरूरी है कि पढ़ाई लिखाई के दौरान बच्चों की मनोस्थिति क्या है और उनके मन में क्या चल रहा है, इसे जानने के लिए खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। महाराष्ट्र के पुणे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स भोपाल में MBBS की पढ़ाई कर रहे उत्कर्ष का सुसाइड नोट सामने आया है। इसमें उत्कर्ष महादेव शिंगड़े ने ये कदम अपनी मर्जी से उठाने की बात लिखी है। पुलिस के मुताबिक उत्कर्ष 8 मई को पुणे के आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज यानी AFMC में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आया था। इसी दौरान वो हॉस्टल के बाथरूम में मृत पाया गया। उसके सीने में चाकू का घाव था और वो चाकू पास में ही मिला। हालांकि पुलिस हत्या की संभावना को भी नकार नहीं रही है और इसकी पुष्टि फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो पाएगी, जबकि अब तक की जांच से पता चला कि वो पढ़ाई के कारण तनाव में था। छात्र का शव मिलने के बाद पुणे के
वानवडी पुलिस ने इस पूरे मामले में तहकीकात शुरू की। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पंचनामा भी किया गया। सुसाइड में वहाँ एक नोट पाया गया है जिसमें उस छात्र ने कुछ अहम चीज़ें लिखी है। किसी को भी दोषी न धरने के लिए उसने कहा है और ये खुद ब खुद कर रहा हूँ ऐसा भी कहा है। लेकिन सबसे अहमपूर्ण बात जिसका जिक्र उसमें सुसाइड नोट में हुआ है वो ये है कि किसी भी छात्र को कॉलेज अटेंडेंस 100% ना हो। और अब इसी को आगे लेते हुए पुलिस ने तहकीकात को भी आगे बढ़ाया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या फिर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें एक बात साफ रूप से क्लियर हो गई है कि ये ना ही कोई हत्या है बल्कि ये सुसाइड है। इस पूरे मामले में उसके रिलेटिव हो, जान पहचान के लोग हो या फिर उसके साथ रहने वाले बच्चे, उन सभी के साथ पुलिस ने बातचीत की, कईयों के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए। लेकिन अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई भी कंप्लेंट या फिर एफआईआर रजिस्टर नहीं की है। मृतक उत्कर्ष महादेव शिंगड़े ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से ये कदम उठा रहा हूँ। इसके अलावा ये भी लिखा है, मैं उत्कर्ष महादेव शिंगड़े बीड महाराष्ट्र का निवासी और एम्स भोपाल का छात्र हूँ। मैं ये कदम अपनी मर्जी से उठा रहा हूँ। पढ़ाई का दबाव, लगातार सिरदर्द और कुछ भी समझ ना पाने के कारण मैं थक गया हूँ। मेरी अटेंडेंस कम है, कृपया अटेंडेंस की सीमा को कम किया जाए। मुझ पर किसी का कोई दबाव नहीं है। पुलिस की जांच में सामने आया कि वो पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन से जूझ रहा था और दवाइयां भी ले रहा था। भोपाल एम्स प्रबंधन के मुताबिक उत्कर्ष पढ़ाई में होशियार था और उसका डिप्रेशन का इलाज भी यहीं चल रहा था। इलाज के दौरान काउंसलिंग सेशन में उसने बताया था कि वो मेडिकल की पढ़ाई नहीं करना चाहता था, जबकि वो परिवार के दबाव में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। भोपाल एम्स में पढ़ने वाले 19 साल के उत्कर्ष ने पुणे में आत्महत्या कर ली। उत्कर्ष ने आत्महत्या के लिए धारदार हथियार का इस्तेमाल किया और अपने गले को काटकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन उत्कर्ष की इस आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्कर्ष ने आत्महत्या क्यों की, इसके पीछे कई वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो निकल के सामने आ रही है वो है उत्कर्ष का अवसाद में होना। हालांकि उत्कर्ष पढ़ाई में बेहद ज़्यादा होशियार था। नीट परीक्षा में 720 अंकों में से उत्कर्ष को 710 अंक प्राप्त हुए थे। पढ़ाई में भी वो बहुत अव्वल था, लेकिन उसने ये कदम क्यों उठाया, इसके पीछे एक हैरान कर देने वाली जानकारी अब सामने आई है, क्योंकि उत्कर्ष का सुसाइड नोट भी पुलिस को बरामद हो गया है। इस वक्त हम भोपाल एम्स के बाहर मौजूद है। यही वो एम्स है जहां पर उत्कर्ष का दाखिला हुआ था और उत्कर्ष इस एम्स में पढ़ाई के साथ साथ अगर देखा जाए तो अवसाद का इलाज भी अपना करवा रहा था। डिप्रेशन का भी उसका इलाज उत्कर्ष का इसी भोपाल एम्स में चल रहा था। और जो सुसाइड नोट अब पुलिस को मिला है उसमें उत्कर्ष ने साफ तौर पे लिखा है कि पढ़ाई का दबाव बहुत ज़्यादा है, लगातार सिरदर्द और कुछ भी समझ ना आने के कारण अब वो थक चुका है। बताया जा रहा है कि उत्कर्ष ने नीट एग्जाम में 720 में से 710 अंक प्राप्त किए थे। उसका परिवार मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उसके पिता डॉक्टर हैं और उसका भाई भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। उत्कर्ष की आत्महत्या ने एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल जो है वो खड़ा कर दिया है इस समाज के सामने कि क्या वाकई में जो बच्चे हैं उनकी खुशी से ज़्यादा, उनके खुद की खुशी से कहीं ज़्यादा जो सामाजिक दबाव उन पर होता है वो ज़्यादा हावी हो जाता है। और उत्कर्ष जैसे मामले जो हैं वो सामने पहले भी आते रहे हैं, और लेकिन इसे रोकने की अब एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत महसूस हो रही है, खासतौर से उत्कर्ष जैसे बेहद ही पढ़े लिखे और होनहार छात्र की आत्महत्या के बाद। बताया जा रहा है कि उत्कर्ष ने अपनी मां को संदेश भेजा था और अपनी डीपी भी बदली थी, जिसमें उसने इलाज से परेशान होकर आत्महत्या करने का जिक्र किया है। हालांकि आत्महत्या का ये तरीका अपने आप में अनोखा है। एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैं आए दिन बच्चों से या छात्रों से मिलती हूँ जो परीक्षा को लेकर इतने तनाव में रहते हैं, परीक्षा या परीक्षा के परिणाम को लेकर इतने तनाव में रहते हैं कि कई बार वो बता नहीं पाते हैं किसी को, अपने माता पिता को या अपने दोस्तों को या अपने आसपास के लोगों को, कि वो कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं। और यही तनाव बढ़ते बढ़ते कई बार डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी बीमारियों का रूप ले लेता है। इन बीमारियों को अगर टाइम से जल्द इनका इलाज ना किया जाए, अगर इनको नहीं पहचाना जाए, तो ये आगे जाके आत्महत्या का रूप ले लेते हैं। क्योंकि कई बार बच्चे या छात्र समझ नहीं पाते हैं कि इसका समाधान क्या है या हम किससे मदद मांग सकते हैं, कौन ऐसा है जो हमें जज नहीं करेगा। क्योंकि
परीक्षा के परिणाम, अच्छे नंबर, पास होना, इन सब की महत्ता इतनी बड़ी बना दी गई है बच्चों के लिए कि वो कई बार इन सब चीज़ों को अपनी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ वर्थ से जोड़ लेते हैं। और अगर वो अच्छे नंबर नहीं ला पाते या कहीं किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी यहीं ख़त्म है या इससे आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सवाल है कि आजकल स्टूडेंट्स अक्सर तनाव या डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं। जाहिर है आज के समय में बढ़ते कंपटीशन के कारण लाखों छात्र मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं। एग्जाम में अच्छे अंक लाने की जद्दोजहद में वो कब तनाव का शिकार हो जाते हैं उन्हें खुद ही पता नहीं होता। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि तनाव या डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाना जाए कि बच्चा तनाव से जूझ रहा है और उसे इस समस्या से कैसे बाहर निकाला जाए। मसलन सिर में दर्द रहना, उदास रहना, किसी काम में मन न लगना, अधिक या कम सोना, अधिक या कम खाना, अपने को दूसरों से कम आंकना, अपने ऊपर विश्वास न होना, मौत या खुदकुशी जैसे ख्याल आना, खुश होने वाली बात पर भी गुस्सा आना और कम बोलना तनाव के लक्षण हैं। अब सवाल ये भी है कि तनाव के लक्षण को पहचान लेने के बाद इससे दूर कैसे रह सकते हैं। पर्याप्त नींद जरूरी है, रिलैक्स करना सीखें, सोशल नेटवर्क बनाएं, वक्त मिलने पर कुछ नया सीखें, डाइट में चेंज करें, दूसरों से मदद लेने में संकोच न करें। आप इन बदलाव और टिप्स से तनाव से निजात पा सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा करने के बाद भी आपको तनाव रहता है तो आपको समय रहते डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, जिससे इस समस्या से वक्त रहते छुटकारा मिल सके। मेरा शिक्षकों से, पेरेंट्स से, स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर से आग्रह है कि आप अपने छात्रों के लिए ऐसा माहौल बनाएं, ऐसा सराउंडिंग बनाएं जिसमें वो सेफ फील कर सके और उन्हें लगे कि हमारे पास सपोर्ट है, कि अगर हम तनाव में या स्ट्रेस में जा रहे हैं तो उसका इलाज है, उसका उपाय है और हमें ऐसे कोई गंभीर कदम लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनसे हम अपनी बात शेयर कर सकते हैं और वो हमारी मदद करेंगे। इसके लिए स्कूल काउंसलर्स, यूनिवर्सिटी काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट्स रहने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स और छात्र अपनी बातें उन्हें जाके बता सकें और सही समय पे मदद ले सकें। उत्कर्ष की मौत से सबक लेते हुए पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बच्चों पर पढ़ाई का बेवजह दबाव न डालें। ऐसे में जरूरी है कि पढ़ाई लिखाई के दौरान बच्चों की मनस्थिति क्या है और उसके मन में क्या चल रहा है, इसे जानने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। पुणे से ओमकार बावले के साथ भोपाल से रवीश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे। भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय का तुर्की की कंपनी को झटका, सलेबी एयरपोर्ट सर्विस का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बल को एक और कामयाबी मिली। दरअसल यहां 3 आतंकी मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए। इस बीच कुछ ड्रोन वीडियो भी सामने आए जिसमें सुरक्षा बल से घिरने के बाद इन आतंकियों के चेहरे पर दहशत नजर आई। हालांकि पहले परिवार ने आतंकियों को सरेंडर करने के लिए भी कहा था। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के सम्मान में बीएसएफ ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग के दौरान शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज और कांस्टेबल दीपक चिंखम की शहादत को अमर करने के लिए अब उन पोस्टों के नाम इन्हीं जाबाज जवानों के नाम पर रखे जाएंगे। इस बात की घोषणा बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी ने जम्मू में की। डीजी ने यहां शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। वैसे इसी सुनवाई में अदालत ने कहा कि शनिवार शाम तक सभी पक्ष अपनी दलीलों का संकलन आपस में साझा कर लें। अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई में दोनों पक्षों को 2-2 घंटे का समय मिलेगा। वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर आई। दरअसल अब वहां हेलीकॉप्टर सेवा दोबारा शुरू हो गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर स्पेस को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ये पाबंदी हटने के बाद श्रद्धालु भी खुश नजर आए। इससे उन्हें माता वैष्णो देवी के दर्शनों में और आसानी हो रही है।
हिमाचल प्रदेश बोर्ड के भी 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए। इसमें 79.8% छात्र पास हुए। यहाँ इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। 99.43% नंबर लाकर साइना ठाकुर ने पूरे राज्य में टॉप किया। इस बार पहले 4 स्थानों में टॉपर 7 लड़कियां हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आइए आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के दरभंगा पहुंचे थे, जहां उनका दलित छात्रों से संवाद का कार्यक्रम था। हालांकि पुलिस ने राहुल गांधी को सभा स्थल पर रोकने की कोशिश की तो वो पैदल ही आगे बढ़ने लगे। लिहाजा उस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हो गई। इस बीच राहुल गांधी ने जाति जनगणना, दलित और पिछड़ों के हक को लेकर केंद्र और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं जेडीयू और बीजेपी ने राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया और कहा कि 65 वर्षों में कांग्रेस को दलितों की याद क्यों नहीं आई। राहुल गांधी के दरभंगा दौरे को लेकर आज पूरे दिन बवाल मचा रहा। राहुल गांधी और उनके समर्थकों को पुलिस ने काफी देर तक रोके रखा। इसे लेकर पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। इसके बाद वो अपनी गाड़ी से निकलकर पैदल ही अंबेडकर हॉस्टल की ओर चल पड़े। इसके बाद आनन फानन में राहुल को नगर भवन में आयोजन की अनुमति दी गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं राहुल ने केंद्र और नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा उछाला और कहा कि डराकर लोगों को रोका जाता है। जब तक मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहाँ आया हूं ना, रोक नहीं पाए वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। आप 90% हो, आप अपनी स्ट्रेंथ समझो। आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर आपको रोका जाता है। मैं जानता हूं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहां क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। अंबेडकर हॉस्टल जाने से रोके जाने का वीडियो शेयर करते हुए राहुल ने एक्स पर बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, बिहार में NDA की डबल इंजन धोखेबाज सरकार मुझे अंबेडकर हॉस्टल में दलित और पिछड़े छात्रों से बातचीत करने से रोक रही है। संवाद कब से अपराध हो गया? नीतीश जी, आप किस बात से डर रहे हैं? क्या बिहार में शिक्षा और सामाजिक न्याय की स्थिति छुपाना चाहते हैं? इस दौरान राहुल ने अंबेडकर हॉस्टल के एक दलित छात्र से बातचीत की। राहुल जी संबोधन खत्म करके जा रहे थे, अचानक से आपसे बातचीत शुरू हुई, आपको मौका मिला, तो क्या मतलब कौन कौन से सवाल थे जो आपने पूछा राहुल गांधी से? जी सर, राहुल गांधी सर से मेरी बात हुई और मेरी बात उनसे विभिन्न मुद्दों पर हुई। सर, वहाँ पे जाने के बाद तो हेजिटेशन होता ही है, लेकिन मैंने उसके बावजूद भी अपना मुद्दा रखा। सर, शिक्षा से संबंधित, प्रतिनिधित्व से संबंधित और स्कॉलरशिप और जो फीस की बढ़ोतरी होती है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उससे संबंधित मैंने मुद्दा रखा। सर, राहुल जी ने क्या कहा? चूंकि आप बहुत नजदीक उनके खड़े थे, बहुत आवाज दूर तक नहीं जा रही, तो राहुल गांधी क्या कह रहे थे? सर, राहुल गांधी कह रहे थे कि जो आपकी मुद्दा है वो निर्भीक होकर बिना खौफ कहिए, हम लोग लड़ने का काम करेंगे। शिक्षा संवाद कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी पटना के लिए निकल गए और वहां सिटी सेंटर मॉल के आइनॉक्स थिएटर में ज्योतिबा पर बनी फिल्म फुले देखी। राहुल गांधी की बिहार यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा का बाजार गर्म है। राहुल गांधी को रोके जाने को लेकर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर को बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है और लिखा है, कायर समझा था क्या, फायर हूं मैं। इस देश में वहीं राहुल गांधी के बिहार दौरे से सियासी तापमान बढ़ गया है। जेडीयू और बीजेपी ने राहुल पर एक साथ जमकर निशाना साधा और कहा कि 65 साल तक कांग्रेस ने दलितों को गरीब बनाए रखा और आज उनकी याद कैसे आई। राहुल गांधी गुंडागर्दी करने बिहार आए थे, गुंडों की तरफ बोल रहे थे। उनको शर्म नहीं आ रहा था कि जिस बिहार में समाजवाद और उनके जड़ को समाप्त करने वाला जेपी आंदोलन
के लोग रहते हैं, सोशलिस्ट लोग रहते हैं। बिहार विकास की ओर जा रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में आप देखेंगे छात्रावास का निर्माण कराने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। सरकार में आरजेडी कांग्रेस साथ थी तो वही दलित, वही महादलित, वही अति पिछड़े, उनको पंचायत में भी रिजर्वेशन नहीं था। 15 साल सरकार चलाया है, नहीं था रिजर्वेशन। ये सब बात नहीं बोलेंगे, उनको कोई अधिकार नहीं था। इतने नीतीश कुमार के आने के बाद न लोगों को पंचायत में आरक्षण मिला है। जो आज इतना मुखिया पंचायत समिति जो बिहार में बन रहा है, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, वो नीतीश जी की देन है, एनडीए सरकार की देन है। साफ है कि राहुल गांधी के मिशन में कोई बदलाव नहीं आया है। उनका पूरा जोर जातीय राजनीति पर ही नजर आता है। वहीं बीजेपी बिहार चुनाव में अपने परंपरागत राष्ट्रवाद के एजेंडे के साथ उतरने जा रही है। दरभंगा से शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर बाजार में भारी उछाल देखने को मिली। सेंसेक्स 1200 अंक उछलकर 82,531 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 395 अंकों पर चढ़ा। ये 25,062 पर पहुंच गया। बैंक, आईटी और ऑटो समेत सभी सेक्टरों के शेयरों में मजबूती रही। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 18 पैसे की गिरावट आई। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपये 50 पैसे हो गई। एप्पल के सीईओ टिम कुक को दी गई डोनाल्ड ट्रंप की सलाह से भारत सरकार बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का कहना है कि भारत मेक इन इंडिया के दम पर खुद मोबाइल मार्केट का एक बड़ा खिलाड़ी बन गया है। ऐसे में एप्पल को सूचना है कि उसे एप्पल उत्पादों के निर्माण के लिए भारत से बेहतर बाजार कहां मिलेगा। इस बीच खबर ये भी है कि एप्पल ने भी साफ किया है कि वो भारत में अपना निवेश बरकरार रखेगी। इससे पहले ट्रंप ने अपने एक बयान में दावा किया था कि उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से बात की है और उनसे भारत के बजाय अमेरिका में ही प्रोडक्शन के लिए ज्यादा निवेश करने को कहा है। फ्रेंच कार कंपनी सिट्रोन ने भारत में अपनी पॉपुलर हैचबैक कार C3 का सीएनजी वर्जन लॉन्च कर दिया। हालांकि ये एक फैक्ट्री फिटेड सीएनजी मॉडल नहीं है, बल्कि इसे डीलरशिप लेवल पर फिट किया जाने वाला रेट्रोफिटेड किट माना जा रहा है। मतलब ये एक किट होगी जिसे कार खरीदते समय आप डीलर के पास फिट करवा सकते हैं। इसकी कीमत 93,000 रुपये है, जो कार की कीमत के साथ जुड़ जाएगी। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात हुई महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्कूलों के लिए बनाए गए नए दिशा निर्देशों। ये दिशा निर्देश बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों के लिए 15 पॉइंट वाले नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश के मुताबिक अब हर स्कूल को अपने परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, जिनका डेटा कम से कम 1 महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी बच्चे के साथ कोई अपराध होता है या संदेहजनक स्थिति सामने आती है तो स्कूल प्रशासन को तुरंत इसकी जानकारी नजदीकी थाने को देनी होगी। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल स्टाफ की पूरी तरह से जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर पुलिस से वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इसके साथ ही ये कोशिश की जाएगी कि नर्सरी से लेकर कक्षा 6 तक महिला शिक्षिकाएं ही बच्चों को पढ़ाएं। जिन स्कूलों में बस या वैन से बच्चों को लाया जाता है, वहां चालक और स्टाफ का कभी कभी शराब परीक्षण भी किया जाएगा और हर बस में एक महिला कर्मचारी की मौजूदगी जरूरी होगी। दिशा निर्देशों के मुताबिक मानसिक दबाव या परेशानियों का सामना कर रहे छात्रों को काउंसलिंग की सुविधा मिलेगी। स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाया जाएगा। स्कूलों को बच्चों और शिक्षकों को चिराग मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी देनी होगी, जिससे बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी और शिकायतें दर्ज की जा सके। नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर बच्चा बिना सूचना के स्कूल नहीं आता तो माता पिता को संदेश भेजकर जानकारी देना जरूरी होगा। स्कूल परिसर के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई तंबाकू या सिगरेट की दुकान नहीं होनी चाहिए और अगर हो तो स्कूल प्रशासन को पुलिस को सूचित करना होगा। हर स्कूल में एक शिकायत पेटी भी लगाई जाएगी, जिसमें बच्चे गोपनीय रूप से अपना शिकायत पत्र डाल सकें। दिशा निर्देश के मुताबिक हर स्कूल में सखी सावित्री समिति बनेगी, जो कि खास तौर पर दिव्यांग बच्चों की जानकारी और देखभाल का रिकॉर्ड रखेगी। साथ ही बाल विवाह के नुकसान के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। स्कूल और माता पिता दोनों को सलाह दी गई है कि वे सोशल मीडिया पर बच्चों की निजी जानकारी जैसे फोन नंबर और पता साझा न करें।
स्कूलों को साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के सही उपयोग पर अभिभावकों के साथ बैठकें भी करनी होगी। शिक्षकों को ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि वे बच्चों को आत्मरक्षा, खतरे की पहचान और मुश्किल समय में क्या करना चाहिए, इन बातों की ट्रेनिंग दें। लड़कियों के लिए ये ट्रेनिंग अनिवार्य की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने ये दिशा निर्देश पिछले साल ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में 4 साल की 2 बच्चियों पर हुए यौन हमले के बाद बनाए थे। सरकार के इस कदम को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला लिया है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये एक बहुत अच्छा फैसला है जो कि नागपुर प्रशासन ने महाराष्ट्र प्रशासन ने हमारे छात्र छात्राओं के लिए लिया है। ये एक बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में जो जानकारी है, ये हमें बच्चों को बहुत शैशव, जिसको हम बोलते हैं, एकदम से छुटपन से ही देना बहुत आवश्यक है, जब वो नर्सरी में है, केजी में है। और जब हम ये बात लड़कियों को बताते हैं, वैसे ही हमको ये बात लड़कों को भी बतानी बहुत अनिवार्य है कि हमारे सर पे हाथ जिसने रखा है वो हमें किस नज़र से देख रहा है, ये पहचानना। कई बार आपने ऐसे न्यूज़ में देखा होगा कि घर के ही लोगों ने बच्चों के ऊपर अत्याचार किए हैं, तो ये बच्चे को कैसा पता लगेगा? तो ये भी उनकी नज़र, उनकी दृष्टि और कहाँ वो उनको किस जगह बच्चों को वो स्पर्श कर रहे हैं, किस मंशा से वो स्पर्श कर रहे हैं, ये बच्चों को बहुत छुटपन से ही हमें बताने की आवश्यकता है। फैसला तो बहुत ही उचित है, ये एक्चुअली पहले ही होना चाहिए था, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त है, अभी भी आए तो भी अच्छा है फैसला। और बदलापुर में जैसे हुआ था उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ है। और लेकिन अभी भी जैसे ये बात तो एक आ गई, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें वो सामने नहीं आई है, इसलिए हमें ही हमारे बच्चों को शिक्षित करना है। उसके लिए मुझे लगता है कि हमें इसे करिकुलम का पार्ट बनाना चाहिए, ना ही एक एक्सटर्नल टॉपिक जो कभी कभी आकर डिस्कस किया जाए। अगर हम इसे करिकुलम का पार्ट बनाते हैं, एक सब्जेक्ट की तरह बच्चों को बचपन से पढ़ाते हैं, तो ये जानकारी होगी, ना ही कोई चीज़ जिससे कोई डरेगा या फिर सावधान रहेगा। अगर ये जानकारी के हिसाब से किसी बच्चे के मेंटालिटी में इनग्रेन हो जाता है तो इट्स अ लॉट बेटर, क्योंकि वो फिर एक एक्सटर्नल फियर की तरह नहीं देखा जाएगा, वो एक सोसाइटल एस्पेक्ट की तरह देखा जाएगा। इंग्लिश में कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर ये शिक्षा बचपन से ही सबको बच्चों को दी जाए तो अगर आगे जाके ऐसा कुछ प्रसंग होता है तो दे विल बी अवेयर कि उसमें क्या, कैसे उससे बचना चाहिए। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के पेरेंट्स को भी इसमें अवेयरनेस देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चियाँ डर जाती है, वो घर में नहीं बताती या स्कूलों में नहीं बताती। उनको ये बताना चाहिए कि आप बोलना सीखिए, आप रिपोर्ट करना सीखिए, ताकि और रिपोर्ट करें तो उतना ही पेरेंट्स ने और स्कूल मैनेजमेंट ने भी उसको सीरियसली लेना चाहिए, उस पर तुरंत एक्शन करनी चाहिए, पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। ई कॉमर्स वेबसाइट से हटे पाकिस्तानी झंडे। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। भारत सरकार के निर्देश के बाद अमेज़न और फ्लिपकार्ट समेत दूसरी ई कॉमर्स कंपनियों ने पाकिस्तान से जुड़ा सामान हटा लिया। अब ऐप पर सर्च करने के दौरान भी पाकिस्तानी झंडे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले सरकार ने इन कंपनियों को नोटिस जारी किया था और पाकिस्तानी झंडे समेत दूसरी चीजें नहीं बेचने की हिदायत दी थी। सरकार का कहना है कि ऐसे सामान की बिक्री राष्ट्रीय भावनाओं के खिलाफ है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली में 2 हफ्ते के ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों से विश्वविद्यालय स्तर के 80 छात्रों को चुना गया है। इस इंटर्नशिप कार्यक्रम में मानवाधिकारों की रक्षा और उनके प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने को लेकर काम किया जाएगा। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए 21 राज्यों के करीब 1800 छात्रों ने आवेदन किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने एक अहम फैसला लिया। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को विंडोज 10 पर 2028 तक सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहेंगे। हालांकि कंपनी की कोशिश है कि यूजर्स विंडोज 11 का ज्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन फिलहाल विंडोज 10 से शिफ्ट करने के लिए कुछ समय दिया गया है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहाँ आज हम आपको लिए चलेंगे दिल्ली के 2 ऐसे गांव जिन्हें देश के सबसे मजबूत गांव का दर्जा मिला हुआ है। जी हाँ, दरअसल दक्षिणी दिल्ली के असोला और फतेहपुर बेरी गांव में हर घर में बॉडी बिल्डर और पहलवान हैं और इसके लिए ये जमकर पसीना बहाते हैं।
हर गांव का अपना एक मिजाज होता है। दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके के 2 गांव हैं, असोला और फतेहपुर बेरी, जहां का मिजाज इनको देश के बाकी गांवों से अलग खड़ा करता है। यहाँ की गली गली में पहलवान है, हर घर में बॉडी बिल्डर है। सुबह और शाम के वक्त युवाओं की फौज मैदान और अखाड़े में पसीना बहाते दिख जाती है। इसीलिए लोग इन दोनों गांवों को स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज के तौर पर जानते हैं। मेरा तो एक टारगेट था कि मैं ओलंपिक से मेडल लाऊं, लेकिन वो मेरा मेडल, वो सपना मेरा पूरा नहीं हुआ। फिर मैंने अपने लड़कों से और गांव के लड़कों को मैंने पहलवानी सिखानी शुरू करी। गूगल पर अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज सर्च करेंगे तो असोला और फतेहपुर बेरी का ही नाम सामने आता है। ये सिर्फ शब्द नहीं, इन गांवों के पसीने और मेहनत की पहचान है। वैसे तो फिट रहने के लिए लोग कसरत करते हैं, लेकिन यहाँ के नौजवान दिल्ली के क्लब्स और प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री की अपनी तैयारी करते हैं। इन दोनों गांव का हर दूसरा लड़का या तो बॉडी बिल्डर है या सिक्योरिटी गार्ड। इसीलिए रोटी, कपड़ा और मकान के बाद कसरत यहाँ की चौथी मूल जरूरत है। दिल्ली में मौजूद होने की वजह से संपन्नता की कमी नहीं है। कुछ युवा नौकरी पेशा है तो कुछ व्यवसाय करते हैं, लेकिन ज्यादातर युवाओं का एक ही जुनून है, गठीला शरीर और जमकर मेहनत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत हुई गांव के एक पहलवान विजय तनवर से, जो ओलंपिक टीम में नहीं जा सके तो बाउंसर की नौकरी करने लगे। उनकी कामयाबी ने गांव के कई युवाओं को प्रेरित किया। 2001 या 2 के आसपास में बाउंसरी करना शुरू की थी मैंने। उससे पहले मेरा एक टारगेट था कि मुझे ओलंपिक से मेडल लाना था, लेकिन घर की कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। फादर जो उनको पैरालाइज अटैक हो गया था, तो फिर उसके साथ जो घर की आय, जो इनकम कमी, वो दिक्कत हो गई उसमें। उसके बाद मुझे मजबूरी में बाउंसर लाइन में जाना पड़ा। या अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं लगा हुआ हूँ। सपने की शुरुआत कब से हुई? ये सपने की शुरुआत तो बचपन से, जब 12-13 साल का था तब से मेरा टारगेट था कि मैं अपने ओलंपिक से मेडल लाऊं। विजय तनवर की कोशिशें अब रंग ला रही हैं। इन दोनों गांवों के रग रग में पहलवानी का जुनून सवार हो चुका है और बच्चों से लेकर बड़े कसरत को अपने जिंदगी में शामिल कर चुके हैं। उन्होंने हमारे गांव को एक बहुत बड़ी नींव दी है, जिसे हम इन जिमों को छोड़ के इस कुश्ती से जुड़ सके और अखाड़े में जा सके और ये गंदी चीजों से बच के दूध, घी, बादाम, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हम खा रहे हैं, ज्यादातर इसी पे सब चलता है। सुबह 5 बजे उठते हैं, उसके बाद थोड़ा देर मेहनत होती है, फिर अपने काम पे। इस गांव की लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। वो भी पहलवानी को लेकर उतनी ही सजग हैं। उनका भी सपना कुश्ती में मेडल लाने का है। फुली हुई मांसपेशियां, चौड़ा सीना, चट्टान की तरह बाजू और पत्थर की तरह मजबूत पीठ, ये इस गांव का स्टेटस सिंबल है। रही बात गांव के माहौल की, तो यहाँ सब सुखी है, फिजा में शांति है, हर घर में समृद्धि है। तो बचता क्या है? केवल कसरत, और वो दिन रात चलता रहता है। तभी तो इतनी बड़ी पहचान इन गांव की बनी है। नन्हे नन्हे पहलवान से लेकर आपको बड़े बड़े पहलवान जो है यहाँ पर एक साथ खड़े नजर आ जाएंगे। और ये जो मिट्टी से सना शरीर है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी ताकत, इनकी परंपरा, इनकी अनुशासन, इनकी मेहनत जो है वो पूरी कहानी बताता है। और यहाँ आकर इस तरीके से शरीर बनाना सिर्फ एक फैशन नहीं है, बल्कि जुनून है। और उसी जुनून की वजह से ये गांव कहलाता है भारत का सबसे ताकतवर गांव। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।